गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा फोर्थ लेसन हमारा भारत की खोज का हुआ था, युगों का दौर। कई दिन उस लेसन में लगे थे, बीच बीच में इंटरनल क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे। तो आज इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन लगा लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको अब आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और यही क्वेश्चन आपके पास भेजूंगी भी। तो आप अपना फेयर नोटबुक में इनको लिख लेना और याद भी कर लेना। तो अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस जो आपके साथ करूंगी, इन्हीं में से डिस्कस करने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन सुनूंगी जिनका आपको आंसर देना होगा। तो ध्यान से सुनना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। शुंग वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ये क्वेश्चन है। तो इसका परिचय क्या है शुंग वंश का? भारत में मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद शुंग वंश का जन्म हुआ। इस वंश का शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मेनांडर के नेतृत्व में पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु हार गए। शुंग वंश के बारे में क्या बताया इसमें कि भारत में मौर्य साम्राज्य की जब समाप्ति हुई थी तो उसके बाद शुंग वंश का जन्म हुआ था और इस वंश का शासन अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र पर था। इस वंश का शासन कितने बड़े क्षेत्र पर था? छोटे से क्षेत्र पर था। इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, साम्राज्य तो इन्होंने बढ़ाना चाहा, उसको बढ़ाने के लिए मेनांडर के नेतृत्व में क्या किया, इन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला किया था कि हमारा शासन बढ़ जाएगा और पाटलिपुत्र हमारे अधीन आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ये हार गए। क्या हुआ, ये हार गए। सेकंड क्वेश्चन है, मेनांडर कौन था? मेनांडर कौन था? मेनांडर शुंग वंश का शासक था। कौन था मेनांडर? शुंग वंश का शासक था। उस पर भारतीय चेतना और वातावरण का खूब प्रभाव पड़ा। मेनांडर पर भारतीय चेतना का और वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। इसी प्रभाव के कारण वह बौद्ध बन गया। मेनांडर भारतीय चेतना और वातावरण के कारण ही बौद्ध बन गए। बाद में वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मेनांडर था वो भारतीय चेतना और वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और इसी कारण वह बौद्ध भी बन गया। बाद में वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि एक संत के रूप में हुई है। जो बौद्ध आख्यान हैं, उन आख्यानों में मेनांडर की प्रसिद्धि किस रूप में भी हुई है? एक संत के रूप में भी हुई है। जो मेनांडर था, शुंग वंश का शासक था, उस पर भारतीय चेतना का और वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था और उसी प्रभाव के कारण वह बौद्ध भी बन गया था। बाद में उसका नाम राजा मिलिंद पड़ा। राजा मिलिंद के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी प्रसिद्धि एक संत के रूप में भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों के भारतीयकरण की झलक हमें कैसे मिलती है? यूनानियों के भारतीयकरण, यूनानियों के अंदर भारतीयकरण कैसे दिखाई देता था, वो देखिए इस आंसर में। भारत में मध्य प्रदेश के पास बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है। भारत में मध्य प्रदेश के पास बेसनगर है, उसमें ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है, मूर्ति है। वह हेलिओदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। वह किस नाम से प्रसिद्ध है? हेलिओदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके ऊपर संस्कृत का एक लेख खुदा है। जो लाट है, मूर्ति है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? हेलिओदो इस स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है और इसके ऊपर संस्कृत में एक लेख भी खुदा हुआ है। इसी से हमें यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है। क्या मिलती है इसी से हमें? यूनानियों के भारतीयकरण की, क्योंकि संस्कृत का लेख वहां खुदा हुआ है, इस कारण भारतीयकरण की झलक वहां दिखाई देती है। दोबारा देखिए, भारत में मध्य प्रदेश के पास बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है और वह हेलिओदो स्तंभ के नाम से
प्रसिद्ध है। इसके ऊपर संस्कृत में एक लेख खुदा हुआ है। इसी से हमें यूनानियों के भारतीयकरण की भी झलक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय में विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती थीं? तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर विभिन्न संस्कृतियां जो थी एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करती थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला क्या था? विश्वविद्यालय था ये, और यह बहुत प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। वहां दुनिया के अनेक देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। कहां पर? तक्षशिला विश्वविद्यालय में दुनिया के अनेक देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यह अनेक देशों से आने वाले लोगों का मिलन स्थान बन गया। यह जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, अनेक देशों से आने वाले लोगों के लिए मिलने का स्थान बन गया था। यहाँ भारतीयों की भेंट सीडियनों, यूइचियों, ईरानियों, बाक्ट्री, यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। यहाँ पर भारतीयों की भेंट किस किस से होती थी? सीडियनों, यूइचियों, ईरानियों, बाक्ट्री, यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। किसकी भेंट? भारतीयों की। इस प्रकार यहाँ विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का पुराना केंद्र था। दुनिया के अनेक देशों से यहाँ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, और यहाँ यह अनेक देशों से आने वालों का मिलन स्थान था। भारतीयों की भेंट यहाँ अनेक देशों के व्यक्तियों से होती थी। इस प्रकार यहाँ विभिन्न संस्कृतियां भी एक दूसरे को प्रभावित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन ईशा की पहली शताब्दी के महान व्यक्ति थे। कौन थे नागार्जुन? ईशा की पहली शताब्दी के महान व्यक्ति थे। वे बौद्ध शास्त्रों तथा भारतीय दर्शन के बड़े विद्वान थे। नागार्जुन जो थे वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने महायान और हीनयान के विवाद में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उन्होंने महायान और हीनयान के विवाद में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उन्हीं के प्रयासों से महायान की विजय हुई थी। नागार्जुन कौन थे? पहली शताब्दी के महान व्यक्ति थे। वे बौद्ध शास्त्रों तथा भारतीय दर्शन के भी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने महायान और हीनयान के विवाद में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और उन्हीं के प्रयासों से महायान की विजय भी हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? यह किन संप्रदायों में बटा? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। यह धर्म महायान और हीनयान दो संप्रदायों में बटा था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, और यह किन संप्रदायों में बटा? दो में, धर्म महायान और हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का आरंभ कब हुआ? इसके शासन किन कलाओं में सफल हुए? गुप्त साम्राज्य का आरंभ कब हुआ था? इसके शासक किन कलाओं में सफल हुए थे? वे देखिए, गुप्त साम्राज्य का आरंभ कब हुआ? 320 में। गुप्त साम्राज्य का आरंभ ईस्वी 320 में हुआ था। इस साम्राज्य में एक के बाद एक, इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए। इस साम्राज्य के अंदर एक के बाद एक कई महान शासक हुए थे। इसके शासक युद्ध और नीति कलाओं में सफल हुए थे। अनेक महान शासक हुए थे, और इसके शासक क्या थे? युद्ध और नीति कलाओं में सफल हुए थे। गुप्त साम्राज्य का आरंभ ईस्वी 320 माना जाता है। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए थे, और इसके शासक युद्ध और शीत कलाओं में सफल हुए थे। अब है प्रश्न 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में आने पर आर्यों ने भारत को क्या नाम दिया? भारत में आने पर आर्यों ने भारत को क्या नाम दिया? उस समय भारतवर्ष के सामने क्या प्रमुख समस्या थी? क्वेश्चन देखिए दोबारा। भारत में आने पर आर्य जब भारत में आए तो उन्होंने भारत को क्या नाम दिया? उस समय भारत में आने की भारतवर्ष के सामने क्या क्या प्रमुख समस्याएं थी? तो देखिए, भारत में आने पर आर्यों ने भारत को आर्यावर्त नाम दिया। आर्यों ने भारत को क्या नाम दिया? आर्यावर्त नाम दिया। उस समय भारतवर्ष के सामने यह प्रमुख समस्या थी कि नई जाति और संस्कृति के बीच तालमेल कैसे किया जाए। उस समय भारतवर्ष के सामने क्या समस्या थी कि नई जाति और संस्कृति के बीच तालमेल किस प्रकार से किया जाए, ये प्रमुख समस्या थी भारतवर्ष के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। क्योंकि इनके शासन में साहित्य और कला का अद्भुत विकास हुआ। किसके शासनकाल में? समुद्रगुप्त के शासनकाल में साहित्य और कला का अद्भुत विकास हुआ था। इनका शासन अत्यंत शक्तिशाली, सुसंस्कृत था। इनका शासन कैसा था? अत्यंत शक्तिशाली और सुसंस्कृत था। किसका? समुद्रगुप्त का, जो भारत के नेपोलियन कहे जाते थे। इनका शासन अत्यंत शक्तिशाली और सुसंस्कृत था। इनके शासन काल में साहित्य और कला का अद्भुत विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने भारत में कब से कब तक शासन किया? उनका शासन कैसा था? गुप्त वंश ने भारत में कब से कब तक शासन किया था और उनका शासन कैसा था? गुप्त वंश ने भारत में चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्षों तक शासन किया था। गुप्त वंश ने भारत में चौथी शताब्दी से लेकर के 150 वर्षों तक शासन किया था। उनका शासन अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध था। उनका शासन कैसा था? अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध था। गुप्त वंश ने भारत में चौथी शताब्दी से लेकर 150 वर्षों तक शासन किया था। उनका शासन अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरे हूण कौन थे? उनका सरदार कौन था? गुप्त वंश में मध्य एशिया से जो नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे, वे गोरे हूण कहलाए। उनका सरदार मिहिर गुल था। गुप्त वंश में मध्य एशिया से जो नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे, वे क्या कहलाए? गोरे हूण कहलाए। और उन गोरे हूणों का सरदार कौन था? उनका सरदार था मिहिर गुल। कौन था उनका सरदार? मिहिर गुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरे हूणों के सरदार मिहिर गुल ने बाल आदित्य के साथ कपट कैसे किया? गोरे हूणों का सरदार कौन था? मिहिर गुल। मिहिर गुल ने बाल आदित्य के साथ छल कपट कैसे किया था? देखिए आंसर, गोरे हूणों का सरदार मिहिर गुल भारत में आक्रमण करके लूट मार कर रहा था। गोरे हूणों का सरदार मिहिर गुल था ना, वह भारत में आक्रमण करके क्या कर रहा था? लूट मार कर रहा था। उससे तंग आकर गुप्त वंश के शासकों ने यशोवर्धन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण कर दिया था और मिहिर गुल को बंदी बना लिया।
उससे जब वह आक्रमण कर रहा था मिहिरगुल भारत में, तो उससे तंग आकर गुप्त वंश के शासकों ने यशोवर्धन के नेतृत्व में, गुप्त वंश के शासकों ने जो यशोवर्धन के नेतृत्व में काम करते थे, संगठित होकर उन पर आक्रमण कर दिया और मिहिरगुल को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। गुप्त वंश के वंशज बाल आदित्य ने उसके प्रति उदार होकर उसे भारत से लौट जाने दिया। गुप्त वंश के जो वंशज थे, गुप्त वंश के वंशज बाल आदित्य ने उसके प्रति उदार हुआ और उसे भारत से वापस लौट जाने के लिए बोल दिया। लेकिन मिहिरगुल ने इसके बदले बाल आदित्य पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। गुप्त वंश ने मिहिरगुल को बंदी बना लिया, लेकिन उदारता दिखा करके उसको छोड़ दिया। लेकिन मिहिरगुल ने क्या किया, इसके बदले में बाल आदित्य पर छल कपट से हमला कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन कौन था, उनकी मृत्यु कब हुई? हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था। हर्षवर्धन कौन था? कन्नौज का राजा था। वह कट्टर बौद्ध था। वह क्या था? कट्टर बौद्ध था। वह कवि और नाटककार था। वह कवि और नाटककार था। कौन? हर्षवर्धन कवि भी था और नाटककार। संस्कृत के अंदर उन्होंने रचनाएं की हैं, नाटक लिखे हैं। उसने दरबार में अनेक कवियों और कलाकारों को इकट्ठा किया हुआ था। उसकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। उसने दरबार में क्या किया था? अनेक कवियों और कलाकारों को इकट्ठा किया हुआ था और उसकी मृत्यु कब हुई? 648 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग भारत कब आया? वह किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री जो था हुआन त्सांग भारत कब आया था और किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री हुआन सांग 629 में भारत आया। कब आया? 629 में भारत आया था और वह राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग 629 में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी, कैसे? उज्जैन सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी, कैसे, किस प्रकार से? उज्जैन राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। उज्जैन क्या थी? राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन एक कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में अनेक कवियों और कलाकारों को इकट्ठा किया हुआ था। हर्षवर्धन क्या थे? अब पहले भी बताया था, कवि और नाटककार थे। उसने अपने दरबार में अनेक कवियों को और कलाकारों को इकट्ठा किया हुआ था। वह समय समय पर अपनी राजधानी में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाता रहता था। इस प्रकार उज्जैन सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी। क्वेश्चन क्या था? उज्जैन सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र किस प्रकार से थी? तो ये बताया है इसमें आंसर में, उज्जैन राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। उज्जैन क्या थी? राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। और राज्य कौन सा था? कन्नौज। हर्षवर्धन एक कवि और कलाकार भी थे। उन्होंने अपने दरबार में अनेक कवियों को और कलाकारों को इकट्ठा किया हुआ था। समय समय पर वह अपनी राजधानी के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाता था। इस प्रकार वह सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी। उज्जैन कौन सी जगह केंद्र थी गतिविधियों का? उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की समृद्धि का वर्णन कीजिए। दक्षिण भारत किस प्रकार से समृद्ध था उसके बारे में बताइए। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी के कारण और समुद्री व्यापार के लिए विशेष तरह से प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में बारीक दस्तकारी भी होती थी और समुद्री व्यापार भी होता था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। उसकी गिनती कैसे होती थी? समुद्री
ताकतों में होती थी। इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। जो इनके जहाज थे वह दूर दूर देशों तक माल पहुंचाते थे। दक्षिण भारत की समृद्धि का पता चला। दक्षिण भारत क्या था? बारीक दस्तकारी में प्रसिद्ध था और समुद्री व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। और समुद्री उनकी गिनती किससे होती थी? समुद्री ताकतों से होती थी। समुद्री ताकतों में उनकी गिनती होती थी। उनके जहाज, दक्षिण भारत के जहाज दूर देशों तक माल लेकर जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार अंग्रेजी शासन के कायम होने के दौरान भारत की स्थिति कैसे थी? लेखक के अनुसार अंग्रेजी शासन जब कायम हुआ तो उसके दौरान भारत की स्थिति किस प्रकार से थी, कैसी थी? लेखक के अनुसार अंग्रेजी शासन के कायम होने के दौरान भारत अवनति की चरम सीमा पर था। यानी भारत की उन्नति नहीं हुई थी बल्कि अवनति हो गई थी। जब अंग्रेजी शासन था तो भारत की अवनति हुई थी। राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था टूट चुकी थी। लेखक ने क्या बताया है? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की स्थिति के बारे में क्या बताया था? भारत की स्थिति के बारे में लेखक के अनुसार अंग्रेजी शासन के कायम होने के दौरान भारत अवनति की चरम सीमा पर था। क्या था? भारत अवनति की चरम सीमा पर था। भारत अवनति की चरम सीमा पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी थी, टूट चुकी थी। ये आपके अब क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ, तो आप रिवाइज करिए, उसके बाद मैं आपसे सुनूंगी। शुंग वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब मैं जल्दी जल्दी से बोलूंगी, इनके आंसर आप सुन लेना। भारत में मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद शुंग वंश का जन्म हुआ और इस वंश का शासन अपेक्षाकृत बहुत से छोटे से क्षेत्र पर था। इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मेनांडर के नेतृत्व में पाटलिपुत्र तक पर हमला कर दिया था, किंतु ये हार गए थे। मेनांडर कौन था? मेनांडर शुंग वंश का शासक था। उस पर भारतीय चेतना और वातावरण का खूब प्रभाव पड़ा था। इसी प्रभाव के कारण वह बौद्ध बन गया था। बाद में वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि एक संत के रूप में मानी जाती है। यूनानियों के भारतीयकरण की झलक हमें किस प्रकार से मिलती है? भारत में मध्य प्रदेश के पास बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है और वह हेलिओदोस स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके ऊपर संस्कृत का एक लेख भी खुदा हुआ है। इसी से हमें यूनानियों के भारतीयकरण की झलक भी मिलती है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करती थी? तो आंसर है इसका, तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वहां दुनिया के अनेक देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह अनेक देशों से आने वाले लोगों का मिलन स्थान बन गया था। यहाँ भारतीयों की भेंट सिदियनों, यूइचियों, ईरानियों, बाक्ट्री यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। यहाँ पर भारतीयों की भेंट किससे होती थी? सिदियनों, यूइचियों, ईरानियों, बाक्ट्री यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। इस प्रकार यहाँ विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन ईसा की पहली शताब्दी के महान व्यक्ति थे। वे बौद्ध शास्त्रों तथा भारतीय दर्शन के बड़े विद्वान थे। उन्होंने महायान और हीनयान के विवाद में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उन्हीं के प्रयासों से महायान की विजय हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे और यह किन संप्रदायों में बटा हुआ था? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे और यह धर्म किसमें? महायान और हीनयान दो संप्रदायों में बटा हुआ था। गुप्त साम्राज्य का आरंभ कब हुआ था और इसके शासक किन कलाओं में सफल हुए थे? गुप्त साम्राज्य का आरंभ 320 ईस्वी में हुआ था। इस साम्राज्य में एक के बाद एक
कई महान शासक हुए थे। इसके शासक युद्ध और नीति कलाओं में सफल हुए थे। भारत में आने पर आर्यों ने भारत को क्या नाम दिया था और उस समय भारत के सामने क्या प्रमुख समस्या थी? भारत में आने पर आर्यों ने भारत को आर्यावर्त का नाम दिया था और उस समय भारतवर्ष के सामने प्रमुख समस्या थी कि नई जाति और संस्कृति के बीच तालमेल किस प्रकार से किया जाए। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि इसके शासन में साहित्य और कला का अद्भुत विकास हुआ था। इनका शासन अत्यंत शक्तिशाली और सुसंस्कृत था। गुप्त वंश ने भारत में कब से कब तक शासन किया? उनका शासन कैसा था? गुप्त वंश ने भारत में कब से कब 4वीं शताब्दी से लेकर 150 वर्षों तक शासन किया था और उनका शासन अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध था। गोरे हूण कौन थे? उनका सरदार कौन था? गुप्त वंश में मध्य एशिया से जो नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे वही गोरे हूण कहलाए थे और उनका सरदार मिहिरगुल था। उनका सरदार कौन था? मिहिरगुल था। गोरे हूणों के सरदार मिहिरगुल ने बाल आदित्य के साथ कैसे कपट किया था? गोरे हूणों का सरदार मिहिरगुल भारत में आक्रमण करके लूटमार कर रहा था। गोरे हूणों का सरदार मिहिरगुल भारत में आक्रमण करके लूटमार कर रहा था। उससे तंग आकर गुप्त वंश के शासकों ने यशोवर्धन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण कर दिया था। उससे तंग आकर गुप्त वंश के शासकों ने यशोवर्धन के नेतृत्व में संगठित होकर के उन पर आक्रमण कर दिया था तथा मिहिरगुल को बंदी बना लिया था। किसको बंदी बना लिया था? मिहिरगुल को। गुप्त वंश के वंशज बाल आदित्य ने उसके प्रति उदार होकर उसे भारत से लौट जाने दिया था, लेकिन मिहिरगुल ने इसके बदले बाल आदित्य पर कपटपूर्ण हमला कर दिया था। हर्षवर्धन कौन था? उनकी मृत्यु कब हुई? हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था। हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था। वह कट्टर बौद्ध था। वह कवि और नाटककार था। उसने दरबार में अनेक कवियों और कलाकारों को इकट्ठा किया हुआ था। उसकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। किसकी? हर्षवर्धन की। प्रसिद्ध यात्री चीनी हुआन सांग भारत कब आया? वह किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रसिद्ध यात्री चीनी हुआन सांग 629 में भारत आया था। वह राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? राजा हर्षवर्धन के। उज्जैन सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी। किस प्रकार से? उज्जैन राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन एक कवि और नाटककार था। हर्षवर्धन एक कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में अपने कवियों और कलाकारों को इकट्ठा किया हुआ था। हर्षवर्धन एक कवि और नाटककार जो था ना, तो उसने अपने दरबार में कवियों और कलाकारों को इकट्ठा किया हुआ था। वह समय समय पर अपनी राजधानी में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाता रहता था। इस प्रकार उज्जैन सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बना हुआ था। दक्षिण भारत की समृद्धि का वर्णन कीजिए। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी के लिए और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। इनके जहाज दूर देशों तक माल ले जाया करते थे। लेखक के अनुसार अंग्रेजी शासन के कायम होने के दौरान भारत की स्थिति कैसी थी? लेखक के अनुसार अंग्रेजी शासन के कायम होने के दौरान भारत अवनति की ओर जा रहा था। अवनति की चरम सीमा पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था भी टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। अब आपकी बैक एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, तो आपको ये मैं इसके आंसर भी आपके पास भेजूंगी
आपको ये आंसर अपनी फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो इसी का नेक्स्ट चैप्टर आप रीड करके आएंगे, 5th चैप्टर, और उसका नाम है नई समस्याएं, और भारत के अंदर कौन कौन सी नई समस्याएं थी उनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अब ये लेसन जो कंप्लीट हुआ है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये कंप्लीट करवाने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन सुनूंगी, तो वो क्वेश्चन सुनाने के लिए आप रेडी हो जाइए। जिसका नाम भी बोला जाएगा वही बच्चा आंसर देगा। बी रेडी? सुन लिए जाए आंसर।